नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी है। दिल्ली में मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले वीकेंड में दिल्ली के अंदर ज़ोरदार बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर लगातार उमस भरी गर्मी ने दिल्ली की जनता को बेहाल कर रखा है। दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। हालांकि दिन में बादल ज़रूर छाए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को अभी तक उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। दिल्ली में तेज़ गर्मी है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर भीड़ कम देखने के लिए मिल रही है, जिसका सीधा असर टूरिज़्म पर भी पड़ रहा है। गर्मी होने की वजह से टूरिस्ट घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ना ही बाहर का टूरिस्ट दिल्ली आ पा रहा है, जिसका सीधा असर जहां पर टूरिज़्म पर पड़ रहा है, वहीं दिल्ली के व्यापारी भी इस बार परेशान नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में लगातार हो रही इस गर्मी का असर सीधा जहां व्यापारियों पर पड़ रहा है, वहीं आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। देश भर के अंदर जहां मौसम से हालात बदतर है, वहीं दिल्ली में अभी भी दिल्ली की जनता को बारिश का इंतज़ार है। हालांकि दिन में छुटपुट बूंदाबांदी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को वो राहत नहीं मिली जिसकी इंतज़ार दिल्ली की जनता कर रही थी। दिल्ली में अभी भी उमस भरी गर्मी की वजह से लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि 1 जुलाई से दिल्ली में स्कूल खुलने जा रहे हैं और अगर इसी तरह से गर्मी इसी तरह रही तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में गर्मी की वजह से दिल्ली की स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी जाए या ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएँ, क्योंकि ऐसे में अगर बच्चों को घर से बाहर निकाला जाता है तो डॉक्टर्स की सलाह माने तो डॉक्टर का कहना यह है कि ये बच्चों की त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दिल्ली में लगातार पड़ रही गर्मी की वजह से सीधा असर जहां व्यापार पर पड़ रहा है, वहीं दिल्ली में इस सड़कें खाली नज़र आ रही हैं, रोड और ट्रांसपोर्ट सूना नज़र आ रहा है। दिल्ली में आसमान ज़रूर बादलों से घिरे रहते हैं, लेकिन बारिश के आसार फ़िलहाल बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वीकेंड में दिल्ली के अंदर बारिश हो सकती है, जिससे दिल्ली की जनता को कुछ राहत मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की। इस समय जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो त्रि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट में एक याचिका चल रही थी जिस पर आज सुनवाई थी और हाई कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं एक अर्जी हाई कोर्ट में लगाई थी और कहा था कि चुनाव कराने के लिए उनको अनुमति दी जाए। लेकिन जिस तरीके से जो याचिका ने याचिका डाली थी, उस याचिका पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई थी और उसके साथ ही आप देखिएगा कि चुनाव आयोग ने जो तिथियां थी चुनाव कराने की पंचायत की वो भी घोषित कर दी गई थी। लेकिन याचिकाकर्ता की जो याचिका थी उस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और उस चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पंचायत चुनाव कब तक सरकार कराती है, क्योंकि एक बड़ी राहत जरूर सरकार को मिली है। हाई कोर्ट ने आज अनुमति सरकार को दे दी है कि वो उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव करा सकते हैं। लेकिन आरक्षण को लेकर अभी भी जो देखा जाए कि विवाद जो था आरक्षण को लेकर वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि अभी तक आरक्षण की लिस्ट को लेकर कोई भी आदेश ऐसा नहीं किया गया है कि सरकार उसको जल्द बनाए। लेकिन वही देखिएगा कि चुनाव की जो तिथियां हैं वो जल्दी घोषित होगी और माना ये जा रहा है कि जुलाई के महीने तक लास्ट तक कहीं ना कहीं इसको चुनावों को समाप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि जो पंचायती राज सचिव हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जुलाई के महीने में जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि चुनाव जल्द से जल्द उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव कराए जाएं, उस मंशा को साफ करते हुए जुलाई तक इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो तिथियां हैं वो किस तरीके से घोषित की जाती है और किस तरीके से जो चुनाव है वो होंगे, क्योंकि जो पहले तिथियां घोषित की गई थी उनको स्थगित कर दिया गया था। अब नई तिथि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाई जाएंगी। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो राजनीतिक दल है वो भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस की यदि बात करें या बीजेपी की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि क्षेत्रों में जो नेता हैं वो जाने लगे हैं और अपने लिए मत मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो बिहार की राजनीति में जो काफ़ी उठापटक जारी है, कोई भी चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, बिहार में अगर देखा जाए तो कोई किसी से कम नज़र नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने जो है लगभग 345 ऐसे पार्टी है जो बगैर रजिस्ट्रेड थे उनको जो है रोक लगा दी है। वो जो है चुनाव जो है नहीं लड़ सकते हैं उन सैंपलों से।
इसी कड़ी में जो है बिहार में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है बापू सभागार में जो है युवा जनसंवाद संसद कार्यक्रम रखा था, जिसमें जो है खास करके मैं बात करूं तो बिहार के जो है काफ़ी युवाओं की भीड़ वहां पर पहुंचे हुए थे। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने संबोधन में कहते हुए कहा कि अगर मैं सत्ता में 5 साल नहीं, मैं 1 महीना ही मांग रहा हूँ, अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सभी विद्यालय के अंदर मैं सरकारी लाइब्रेरी बनाऊँगा, ताकि जो बच्चे हैं वहाँ पर जो है अपने पाठन की प्रक्रिया रहेगी और हर चीज़ से उनको जो सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसी कड़ी में उनको जो है वहाँ पर देखा गया कि कलम बांटने का काम किया। उन्होंने कहा है कि अन्य लोग जो है तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन मैं बच्चों को भविष्य के लिए मैं कलम बांटने का काम करता हूँ। यही बच्चा जो है कल का भविष्य है। मैं बता दूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि जब जब युवाओं ने करवट बदला है तो नया इतिहास रचा गया है। और ये 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है ये इतिहास रचने की है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि लगातार जो है जदयू और बीजेपी की सरकार 20 वर्षों से बिहार में है। बिहार में ना तो प्लान लगे हैं रुके हैं और ना ही उद्योग लगे हैं। कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ा अगर दोषी है तो बिहार के मुख्यमंत्री है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार के जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो खटारा हो गए हैं, वो अचेता अवस्था में आ गए हैं, इसलिए जो है बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। इसी कड़ी में जो है मैं बात करूं एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, सभी अंदर खाने में ही पक रही है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने मांग किया है कि मैं 90 सीटों से कम पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमें 90 सीटों चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है घमासान मचा हुआ है। अभी तो कांग्रेस मांग कर रहे हैं, अब देखना है कि आगे जो है इंडिया गठबंधन में सब जो छोटे दल है कोई किसी से कम आंकने को नहीं तैयार चल रहे हैं, सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की तैयारी में चल रहा है। इससे जो है राष्ट्रीय जो दल है, जो बड़े दल है, उसको क्या लगता है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या जो गठबंधन है कहीं टूट के कंगार पर जाएंगे। एनडीए गठबंधन में भी वही हाल चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, और इंडिया गठबंधन में जो है वही हाल जो है अंदर खाने में चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये गठबंधन जो है टूटने की कंगार पर जाएंगे। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। JK24 देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। बता दें कि आज प्रदेश भर में रथ यात्रा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र के अमलीपदर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा पर्व के आयोजन में पहुंच रहे हैं और क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग रथ यात्रा को देखने उमड़ रहे हैं। बता दें कि देवभोग में भी एक प्राचीन जो जगन्नाथ मंदिर है वहां भी बड़े ही भव्यता पूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है और क्षेत्र भर से हजारों की संख्या में भी लोग वहां पहुंचते हैं। वहीं गरियाबंद जिले के जो उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र है, एक गांव है सुरुंग पानी, वो वहां भी बड़े ही भव्यता पूर्वक रथ यात्रा का आयोजन होता है और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ की जो आयोजन है आज से कई वर्ष पूर्वों से चला आ रहा है और उस परंपरा को आज भी यहाँ के लोग निभाते आ रहे हैं। बता दें कि उड़ीसा राज्य के जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ रथ यात्रा का बड़े ही भव्य आयोजन होता है, लेकिन वहां से जुड़े देवभोग क्षेत्र और उड़ीसा सीमा से जुड़े गांव में भी इसका पूरा आयोजन देखने को मिलता है। अभी हम जहां खड़े हैं ये उड़ीसा का जो सीमा है यहाँ से शुरू होता है। अभी हम छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम छोर पर खड़े हैं और जैसे ही ये बोर्ड देख रहे हैं इसके आगे जाएंगे तो उड़ीसा राज्य लग जाता है। सुरुंग पानी गांव में जो रथ यात्रा का आयोजन होता है उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में उड़ीसा राज्य से भी लोग पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ से भी पहुंचते हैं। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज युवा अड्डा ऐप का लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का सीधा अर्थ है कि उद्यमियों को बढ़ावा देना, यानी कि जो उद्यमी युवा हैं और जो युवा बिजनेस की सोच रखते हैं उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आज
लोक भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा अड्डा ऐप का लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप के लॉन्च के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश अचान के साथ साथ अन्य कई विभागीय मंत्री रहे। सभी ने इस ऐप के माध्यम से अन्य विभागों में किस तरीके से मोबाइल ऐप को बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरीके से इन उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो युवा पढ़ाई करके एजुकेट होकर के निकल रहे हैं और एजुकेशन लेने के बाद आगे उन्हें किसी न किसी क्षेत्र में बिज़नेस करना है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, बिज़नेस से अपने जीवन का भरण पोषण करना है, उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये युवा अड्डा योजना के अंतर्गत, सोच के अंतर्गत सभी युवाओं को उद्यम से सीधे जोड़ा जाएगा। खासकर वो युवा जो बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस के आइडियाज़ को लेकर के विभाग के साथ सम्मिलित हो सकते हैं और विभाग के साथ सम्मिलित होने पर उन्हें जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली समर्थन राशि है उसके साथ वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मुख्य रूप से युवाओं को बिज़नेस की ओर आगे बढ़ाना, प्रेरित करना उत्तर प्रदेश की सरकार की ये सोच, इसी के साथ कार्य आगे बढ़ रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा अड्डा के ऐप को लॉन्च किया। मोबाइल ऐप के माध्यम से अब युवा बिज़नेस की ओर आगे अग्रसित हो सकेंगे और उत्तर प्रदेश में ये पहली योजना है जिसमें सीधे युवा अपने बिज़नेस माइंड के साथ, सहायता राशि के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कार्य कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। जल शक्ति मिशन के तहत जो हर शहर में पेयजल की व्यवस्था, टंकी लगाना और पाइपलाइन के ज़रिए से पानी हर घर तक पहुंचाना, उसमें अनियमितताओं का अंबार लगता चला जा रहा है। और अगर कोई शिकायत करता या पत्रकार खबर चलाता है तो उस पर कहीं न कहीं क्षेत्रीय ज़िला प्रशासन, शासन अंकुश लगाने का प्रयास करता है। उसकी पत्रकारिता को बदनाम करना, पत्रकारों के ऊपर FIR कराना, फिर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। यानी वो ठेकेदार और ख़ासतौर पर विभाग के वो अधिकारी जो पेयजल की व्यवस्था कराने की इतना बड़ा फंड केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को मिला और जल शक्ति मिशन के तहत जो घर घर पेयजल की व्यवस्था को स्थापित करना था, उसमें अनियमितता, इर्रेगुलरिटीज़ इतना ज़्यादा आ चुकी है जिसका निस्तारण न विभाग कर पा रहा है, न ज़िला कार्यालय कलेक्ट्रेट कर पा रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ना उस क्षेत्र के सिंचाई विभाग या जल शक्ति विभाग के जितने भी मिशन से तहत जुड़े हुए अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रहे हैं। लगातार तमाम चीज़ें सवालात उठ रहे हैं। कहीं टंकी बनी हुई गिर जाती है, उसमें इतनी अनियमितताएँ अपनाई जाती हैं कि गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क डाउन हो चुका है, गिर चुका है। कोई अंकुश नहीं, कोई उंगली नहीं, कोई जाँच नहीं, कोई सवाल नहीं और वाजिब जवाब विभाग की तरफ से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री को शिकायतें हो रही हैं, केंद्र सरकार को शिकायतें हो रही हैं। विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता हैं जहां पे इस तरह की अनियमितताएं पाई जा रही हैं, वो इस चीज़ को घेरने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, एक्स पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। तो सवालिया निशान बहुत बड़ा है। अब देखने वाली बात है, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ज़ीरो टॉलरेंस की है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ कब इस तरह की अनियमितताओं पे फैसले लेते हैं और अधिकारियों पे अपनी गाज गिराते हैं। कैमरा कृष्ण के साथ रजा बस, लखनऊ, JK न्यूज़। पूरे देश भर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा की धूम है। जहां जहां पर भी पूरे प्रदेश सहित जगन्नाथ की यात्रा में लोग जो है मग्न हैं। इसी कड़ी में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो है जगन्नाथ जी की यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। और इसी कड़ी में हम बात करें तो आज रायपुर राजधानी में गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रमन डेका सहित तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक जो है यहाँ पर जो है जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर जगन्नाथ मंदिर पर जो है पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है छेरा पोरा का रस्म पूरा किया। इसके तहत जो है सोना के झाड़ू से जो है झाड़ू लगाया जाता है। रथ यात्रा निकालने से पहले जो है उनके द्वार को जो है झाड़ू लगाया जाता है। मुख्यमंत्री ने जो है झाड़ू लगाया और ये रस्म जो है अदा किया। आपको बता दें काफी पुराना जो है
ये रस्म होता है। इसके साथ ही हम बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव देवसाय ने जो है रथ यात्रा की प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा हमेशा से छत्तीसगढ़ में भगवान जगन्नाथ की कृपा जो है हमेशा से बना रहता है। उन्होंने कहा लंबे समय से जो है भगवान की कृपा रहता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कृपा से जो है वर्षा होती है, धान के बालियों में जो है दूध आता है और हमेशा से उनकी कृपा जो है प्रदेश में रहती है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं हम बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में जो है बड़ी संख्या में सुबह से श्रद्धालु जो है जहां जहां जगन्नाथ मंदिर है वहां पहुंचे और भक्तों का तांता लगा। कई जगहों पे जो है भंडारा लगा रहा। इसके साथ ही और कई जगहों पे जो है विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी जो है किया जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करें तो जगन्नाथ उड़ीसा में पुरी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है जगन्नाथ पुरी में जो है वो शामिल होने गए हैं और उस कार्यक्रम में जो है शामिल होकर के जो है प्रदेशवासियों की कामना की बात उन्होंने कही है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जनपद संभल में सबसे बड़ी खबर यह है कि गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो गंगा किनारे के खेत हैं वो अब जलमग्न हो गए हैं। आपको बताएं कि जनपद संभल का जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है बाढ़ से वो विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर है और ये तहसील भी लगती है। यहाँ से लगभग आपको बताएं 50 किलोमीटर का ये एरिया है जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। लेकिन जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है और आधा दर्जन से गांव हैं जो जिनके खेतों में अब जल गंगा का पहुंच गया है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसको देखते हुए जनपद संभल में प्रशासन सतर्क हो गया है और जनपद के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा और आकलन करना शुरू कर दिया है। आपको बताएं, प्रति वर्ष यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक जो गांव हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं और इसमें कई बाढ़ चौकियां स्थापित की जाती हैं। कई तादाद में जो है यहाँ पर शिविर लगाए जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग की भी कड़ी निगरानी रहती है। कई बाढ़ चौकियों को स्थापित यहाँ पर किया जाता है। राजस्व विभाग यहाँ पर देख रेख करता है और कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाया जाता है जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, आने जाने की परेशानी ना हो। हालांकि आपको बताएं, क्योंकि जो बांध है, बांध से अंदर कुछ गाँव हैं जिनमें पानी गंगा का पहुंच जाता है। क्योंकि आपको बताएं, यहाँ संभल में तो इतनी अत्यधिक बारिश नहीं हुई है, हालांकि पहाड़ों क्षेत्रों पर अधिक बरसात होने से जो भागीरथी गंगा है उसका जल स्तर बढ़ गया है और लगभग आधा दर्जन से गांव के जो क्षेत्र हैं वो अब जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है, ग्रामीण ये चाहते हैं कि अस्थायी व्यवस्था तो हर वर्ष की जाती है सरकार की ओर से, लेकिन कुछ स्थायी व्यवस्था की जाए सरकार की ओर से जिससे हम लोगों को प्रति वर्ष जो दिक्कत होती है बाढ़ से वो ना हो। हालांकि आपको बता दें कि अब प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है और बाढ़ का आकलन किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी डिम्पल सिंह के साथ विजेंद्र सिंह, JK24 न्यूज, जनपद संभल। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत यानी थाने से 100 मीटर की दूरी पर अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जो पुलिस की टीमें हैं, मलिहाबाद की पुलिस टीम और रहीमाबाद की पुलिस की टीम संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध असलाहा फैक्ट्री बनाने की पूरी जो उपकरण हैं, असलहे हैं, वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ ये एक बड़ा खुलासा हुआ है लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के तरफ से। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसकी पहचान सलाउद्दीन के रूप में हुई, जो मिर्जागंज मलिहाबाद का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता रहा है कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है और जो अवैध गतिविधियां हैं उन पे पुलिस की नज़र है, लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि मलिहाबाद थाने से 100 मीटर दूरी पर असलाहा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और इसकी भनक कहीं ना कहीं कई महीनों से पुलिस को नहीं लगी थी। लेकिन जिस तरह से हालांकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं अवैध असलहे उपकरण
बरामद हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो अधिकारी बंद कमरे में इस बात के दावे करते हैं कि यहाँ पर राजधानी लखनऊ में सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे घटना को लेकर सरकार और सरकार की मशीनरी ने संज्ञान लिया है। और शायद यही वजह है कि कई अधिकारियों को लखनऊ कमिश्नरेट के अंतर्गत हुए अपराधों को लेकर समीक्षा की गई थी और उसमें फटकार भी लगाई गई है। माना यह भी जा रहा है कि लगातार राजधानी लखनऊ में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उसका संज्ञान सरकार की मशीनरी ने भी लिया है। और शायद यही वजह है कि तमाम घटनाओं का खुलासा न कर पाने वाली लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है कि जहां पर थाने से 100 मीटर दूरी पर अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी उठता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। एक बार फिर भाषा का मुद्दा गर्मा गया है। हिंदी भाषा को लेकर उठे विवाद पर अब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। खासतौर से महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर बहुत ज्यादा बवाल है और हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में चल रही इस बहस पर अब और तेज होती दिख रही है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया है कि हिंदी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन पहली से चौथी तक बच्चों पर बोझ डालना ठीक नहीं है। शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि हिंदी को पूरी तरह से अनिवार्य करना समझदारी नहीं होगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि 5वीं कक्षा के बाद हिंदी को पढ़ाना उपयुक्त होगा, लेकिन शुरुआती कक्षाओं में इसका दबाव बच्चों के विकास पर असर डाल सकता है। वहीं राज ठाकरे ने इस फैसले के खिलाफ 6 जुलाई को मुंबई में बड़ा मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। मंच प्रमुख ने कहा कि ये मराठी अस्मिता से जुड़ा सवाल है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। खासतौर से इस आंदोलन को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का भी समर्थन मिल चुका है। उद्धव ठाकरे ने मराठी अध्ययन केंद्र की अगुवाई में आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने अन्य दलों से भी समर्थन की अपील की है। खासतौर से उद्धव ठाकरे और ये जो बवाल है हिंदी को लेकर, ये खासतौर से सरकार के खिलाफ मचा बवाल है। लेकिन अगर आंदोलन में शामिल होना है तो पहले ये समझना जरूरी होगा कि उनका मुद्दा क्या है। शरद पवार ने 2 टूक कहा कि सिर्फ जो है बुलाए पर किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। पहले ये देखना होगा कि उनका मुद्दा कितना गंभीर और सार्थक है। तो महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर भाषा के इर्द गिर्द घूमने लगी है। क्या ये मुद्दा सियासी रंग लेगा या मिल जाएगा समाधान? कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। आज कर्नाटक के हासन जिले की बात करते हैं। उस इश्यू को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हासन डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 महीने से दिल का दौरा पड़ने से 20 लोगों की हुई मौत। आखिर इसकी वजह क्या है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आजकल फास्ट फूड में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव क्या कर रहे हैं? आखिर अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं की जा रही? आजकल स्ट्रीट वेंडर्स जो फास्ट फूड में जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसी की वजह से ये हासन जिले में दिल का दौरा पड़ने के जो हादसा हो रहा है, क्या वही कारण है या फिर और दूसरा? अब ये देखना होगा कि सिद्धरामैया सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है। और हासन डिस्ट्रिक्ट में ही खासकर अभी तक पिछले 2 महीने से 20 लोगों की मौत होने से सरकार भी चिंताजनक हुई है। आजकल नौजवान जो पीढ़ी है फास्ट फूड खाने का बहुत शौकीन हुए हैं। इस मामले को भी खासकर नौजवान पीढ़ी को अलर्ट रहना चाहिए कि जो स्ट्रीट वेंडर जो
फास्ट फूड में केमिकल इस्तेमाल करते हैं उससे दूरी अख्तियार करने की भी जरूरत है। खासकर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फूड ऑफिसर रहते हैं वो लोग स्ट्रीट वेंडर्स के जो जाकर वहां पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि हासन जिला ही एक ऐसा जिला है पूरे रियासत भर में जो पिछले 2 महीने में 20 लोगों का दौरा पड़ने से मौत हुई है। हो सकता है कर्नाटका में अगर इसी तरह की लापरवाही हुई तो दूसरा जिले पर भी ये बीमारी हावी हो सकती है। दिनेश गुंडूराव जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कोई कदम उठाए, क्योंकि हासन जिले में जिस तरह यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने से लोगों की मौत हो रही है, कहीं दूसरे जिला भी इस पर ना हावी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलुरु।